Good morning, students. In the next part of the chapter, we are starting nucleus. Nucleus, remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we trying observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, we did each cell get evenly colored according to their chemical composition. Different regions of cell get colored differently. Some regions appear darker and the other regions. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue sodium solution to stain the cells. We have observed cells from onion. Let us now observe cells from your own body. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं कि आप कोशिश करते हैं, आपने स्लाइड बनाई है अनियन पील की, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। अनियन पील की स्लाइड में आपने उसे आयोडीन से माउंट किया। अगर आप उसे आयोडीन से माउंट नहीं करेंगे तो आपको सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या दिखाई देगा, ये आप ये भी करके ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रिएजेंट्स होते हैं, कुछ स्टेन्स होते हैं जिनसे सेल को माउंट कर सकते हैं। आयोडीन नहीं तो आप सैफरनिन से माउंट कर रहे हैं, इसमें भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसमें चीज़ें देख सकते हैं। मैथिलाइन ब्लू से भी सॉल्यूशन को स्टेन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कुछ कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। स्टेन्स के अकॉर्डिंग, रिएजेंट्स के अकॉर्डिंग सेल्स के पार्ट में अलग अलग डिफरेंसेस दिखाई देंगे। कभी ऐसा होगा कि सेल का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा और सेल का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगा। और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेल का पर्टिकुलर पार्ट पर्टिकुलर स्टेन से स्टेन होकर आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, हाईलाइट दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ अनियन पील में हमने देखी है, समझी है, और ये चीज़ हम अपनी सेल्स में यानी कि एनिमल बॉडी में भी देख सकते हैं। ओके, let us take a glass slide with a drop of water on it. ठीक है, let us take a glass slide and with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for the observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. What do we observe and what is the shape of the cell we see? What it on the observation sheet. ध्यान से देखना, जो एक्सपेरिमेंट आपको समझाना चाह रहा है वो क्या चीज़ है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आपको समझाना चाह रहा है वो क्या चीज़ है। आपको एक कवर स्लिप लेनी है, कवर स्लिप के ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी चीक की इंटरनल पार्ट से जो सलाइवा सिक्रेशन होता है उसे एक स्कूप से थोड़ा सा स्क्रैब करना है और यहाँ पे लगाना है।
बाय अ स्कूप, आइसक्रीम स्कूप, लाइक दिस आइसक्रीम स्कूप। आपने उसके से यहाँ लगाया और उसे किसी और स्लाइड से स्प्रेड कर सकते हो, या उसी स्कूप से या उस स्पून से आप उसे स्क्रैप करके यहाँ पे इस तरह से 3/4 पार्ट पे लगा सकते हो। मे बी आप मल्टीपल स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टीचर्स के सामने, तो आप उसे 3/4 पार्ट पे से स्पेयर पे लगा सकते हो। ठीक है, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो इस चीज़ को। इसे यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट आपने किया है, आपकी स्लाइड किसी और स्टूडेंट से इंटरमिक्स ना हो जाए। इसे कवर स्लिप से माउंट कर सकते हैं। कवर स्लिप इस शेप की कवर स्लिप आती है। ठीक है, तो इस शेप की रेक्टेंगुलर शेप की कवर स्लिप आपको मिल जाती है। आपने उसे माउंट किया है, कवर स्लिप से माउंट करना है, पर कवर स्लिप से फिक्स करना है, पर फिक्स करने से पहले आपको वहाँ पे स्टेन करना है, इस सॉल्यूशन को स्टेन करना है। सॉल्यूशन को सूखने के बाद में हमने चीक से जो सलाइवा की स्मेयर बनाकर निकाली है उसे ड्राई की है, फिर उसे सूखने देना है। और सूखने देने के बाद में आपको उस पर मेथिलीन सॉल्यूशन से उसे स्टेन करना है। मेथिलीन ब्लू से स्टेन करना है। मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करना है। और स्टेन करने के बाद में आपको उस सॉल्यूशन को अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा? अंडर द माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे 1 ड्रॉप पानी की डालनी है और उसके बाद में चीक से स्मेयर लेकर उसे स्प्रेड करना है कवर स्लाइड पे। मेथिलाइन ब्लू का सॉल्यूशन से उसे स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद में आपको उसे अंडर द माइक्रोस्कोप कवर स्लिप से फिक्स करना है। कवर स्लिप से फिक्स करने के बाद में अंडर द माइक्रोस्कोप उसे देखना है। अब आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा कि अंडर द माइक्रोस्कोप आपको क्या दिखेगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? The structure is called nucleus, where the similar structure in onion peel cells. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे मैं क्लियर करती हूँ। जब आप इस स्पेस को देखेंगे तो आपको इसमें छोटे छोटे सेल्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और छोटे छोटे सेल के स्ट्रक्चर में आपको सबसे ज़्यादा जो डार्क स्टेन दिखेगा वो दिखेगा न्यूक्लियस, बिल्कुल मिडिल में। आप ऑब्जर्व करोगे बिल्कुल मिडिल में न्यूक्लियस को मिडिल डार्क स्टेन दिखेगा, क्योंकि नॉर्मली न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ की जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपको एनिमल सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ की जाती है जनरली। ठीक है, इसीलिए आपको वहाँ पे न्यूक्लियस स्टेन दिखेगा, अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा, जैसे कि अनियन पील की सेल्स में आपको दिखा था। दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंट। इसे आपको अच्छे से समझना है। सेम एक्सपेरिमेंट है अनियन पील वाला, बस वहाँ पे अनियन पील में आपने एक जेली लाइक या एक पॉलीथीन लाइक अनियन पील ली थी और यहाँ पे आपने एक स्मेयर बनाई है सलाइवा की। ने चीक से सलाइवा लिया है, इसमें कोई हार्म नहीं है बॉडी को, केवल चीक से सलाइवा लेना है। तो ये छोटे बच्चे या आपकी एज के 9th 10th क्लास के बच्चे एक्सपेरिमेंट नॉर्मली कर सकते हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी जहाँ पे आपको केवल एक स्टेन की ज़रूरत है, कवर स्लिप स्टेन और एक
प्योर क्वालिटी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, जहाँ पे आप चीज़ों को ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Nucleus has double layered covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. The nucleus contain, ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे। इसको समझने का तरीका ये है कि अगर सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन ये है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ पोर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, लाइक दैट, कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। दे आर न्यूक्लियोपोर इस तरह के दिखाई देंगे। न्यूक्लियोपोर का कनेक्शन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो चीज़ हम आपको आगे समझाएंगे। अभी आपको समझना है अकॉर्डिंग टू द रीडिंग जो लिखा गया है, न्यूक्लियर के पास में डबल मेम्ब्रेन है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो ऑर्गेनल है वो डबल मेम्ब्रेनस है। आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, समझनी होगी कि विच ऑर्गन इज़ डबल मेम्ब्रेनस एंड विच ऑर्गेनल इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब ये चीज़ भी आगे समझ में आएगी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से ही मॉडिफाई होकर बनी है। यहाँ आपके जो लाइन्स हैं वो आपको सिर्फ इतना कह रही हैं, न्यूक्लियर हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एंड इट हैज़ pores which permit to the molecules or chemicals or some other molecules, micromolecules outside to the inside of nucleus, outside to the inside of nucleus or inside to outside to the nucleus, inside to the nucleus or outside to the nucleus. ठीक है, and the outside of nucleus is that cytoplasm. ठीक है, अगर चीज़ कोई बाहर से अंदर आ रही है तो वो न्यूक्लियोपोर से आ रही है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आ रही है, और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में भी जा भी सकती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सकती है। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियोपोर बनाए गए हैं। आपको ये चीज़ आगे समझाई जाएगी कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी जो आपकी लाइन आपको समझा रही है वो ये है। देन आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure. Only when the cell is about to divide. Chromosome contain information
for inheritance of characters from parent to the next generation in the form of DNA. DNA is full form deoxyribonucleic acid molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for the constructing and organizing cell. Functional segment of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into the chromosome. Okay. The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure like that. ठीक है, but this is not like that. ये structures look like that. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीज़न की कंडीशन में है. जब सेल डिवीज़न की कंडीशन में है, मे बी सेल इस तरह डिवीज़न की कंडीशन में है तो ही आपको ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. तो ही आपको ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. नॉर्मली ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखाई देते हैं. नॉर्मली डीएनए के अंदर क्रोमोज़ोम किस तरह के दिखाई देते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, समझाती हूँ. पर अभी आपको समझना ये है कि जब सेल डिवीज़न की फ़ेज़ में है, सेल डिवीज़न की फ़ेज़ में है तभी आपको क्रोमोज़ोम दिखाई देते हैं. सेल डिवीज़न की फ़ेज़ एक होती है सेल की मेटाबॉलिक फ़ेज़, जब सेल सारे काम करती है, दैट इज़ इंटरफेज़. और एक होती है सेल की डिवीज़न फ़ेज़, दिस इज़ मेटाफेज़ या एम फेज़. आप इसे एम फेज़ बोल सकते हैं. वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी, पर आपको ये समझना है कि सेल डिवीज़न के टाइम ही एम फेज़ में ही क्रोमोज़ोम दिखाई देते हैं. अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, आगे क्या एक्सप्लेन किया गया है. क्रोमोज़ोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्रोमोज़ोम ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पेरेंट से हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स को फ्लो करते हैं, कैरेक्टर्स को बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोज़ोम के थ्रू ही हम तक पहुंचते हैं. पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जेनेटिक कैरेक्टर्स पहुंचाने का काम किनका है, क्रोमोज़ोम्स का. क्योंकि जब सेल डिवीज़न होती है तब ये क्रोमोज़ोम डिवाइड होकर रेप्लिकेट होके हमें मिलते हैं. ठीक है, और जब क्रोमोज़ोम सेल डिवीज़न की फेज़ में है तब वो हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं. और जब क्रोमोज़ोम सेल डिवीज़न की फेज़ में नहीं है तो वो हमारी सेल के, दैट इज़ सेल, ठीक है, एंड दैट इज़ न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस के अंदर वो हमें किस तरह दिखाई देते हैं, दैट इज़ टैंगल्ड क्रोमेटेड थ्रेड के फॉर्म में वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है, और ये जो टैंगल्ड क्रोमेटेड थ्रेड है, और तो ये जो पूरा का पूरा क्रोमोज़ोम या क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड और कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल. जो पूरा का पूरा क्रोमेटेड थ्रेड है और जेनेटिक मटेरियल भी आप इसे कह सकते हैं. आप इसे जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसे कह सकते हैं. अब
जो दिखाई देता है वो किस चीज़ से बना है, वो क्या है, यह आपको समझना है। तो जो क्रोमोसोम है कहाँ दिखाई देता है? इन जस्ट एम फेज। नॉर्मली जनरली जब सेल डिवीज़न में नहीं है, उसकी इंटरफेज में है, जनरल कंडीशन में है, तो क्या दिखाई देता है? एज अ इंटैंगल्ड क्रोमेटिड थ्रेड दिखाई देता है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये बना है किस चीज़ से? क्रोमोसोम क्रोमेटिन थ्रेड किससे बना है? इसमें दो चीज़ें हैं, दैट इज़ फर्स्ट डीएनए एंड देन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, जो आपको आगे समझाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। यहाँ पे डीएनए के बारे में आपको समझना है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे तो जेनेटिक मटेरियल का थ्रेड बनेगा, और उस जेनेटिक मटेरियल को कंपोस्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, बाइंड करने के लिए, फिक्स करने के लिए, या एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करके रखने के लिए ये जिस चीज़ पे बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट इसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोटीन। दैट इज़ प्रोटीन। यानी डीएनए का जो थ्रेड होगा वो किस पे बाइंड होगा? प्रोटीन पे बाइंड होगा। अदरवाइज़ ये डीएनए का थ्रेड इसी तरह घूमेगा रहेगा, कभी बाइंड नहीं होगा, अरेंज नहीं होगा। और ये स्टोन प्रोटीन या प्रोटीन ही है जो इसको एक क्रोमोसोमल स्टेज में लाकर अरेंज करके रखता है। जब डीएनए डिवाइड होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, तो क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से ही इस तरह अरेंज होता है कि वो हमें क्रोमोसोम की शेप में दिखाई देता है। ठीक है, तो जो डीएनए है, डीएनए की यूनिट से ही एक क्रोमोसोम, एक जेनेटिक मटेरियल बनेगा, और वो जेनेटिक मटेरियल ही हमारे कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स टू प्रोजेनी कैरेक्टर्स को पहुंचाएगा। और इसी डीएनए से सेल की इंफॉर्मेशन भी आगे रन होंगी। जब सेल अपना फंक्शन करेगी तो डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, अदर फंक्शनिंग सेल की होगी। और जब सेल डिवाइड होगी तो ये डीएनए थ्रेड या जेनेटिक थ्रेड एज अ क्रोमोसोम डिवाइड होंगे और पेरेंट्स टू प्रोजेनी में पहुंचेंगे। तो सेल का सबसे मेन फंक्शन जो करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो डीएनए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो सेल का है वो डीएनए है, जिससे सेल की फंक्शनिंग, सेल का स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन, सेल की सस्टेनेबिलिटी, सेल डिवीज़न कैपेसिटी, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो और ये जो पूरा थ्रेड है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिनमें डीएनए नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड है, न्यूक्लियस नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड है। ओके, इसी में आपको ये समझाया गया है कि डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, क्रोमेटिन मटेरियल का जो फंक्शनल पार्ट है, दैट इज़ जीन। अब इस तरह का जो थ्रेड है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उस क्रोमेटिन मटेरियल में अगर कोई फंक्शनिंग पार्ट है जो कि आरएनए फंक्शनल पार्ट, इट मीन्स आपके पास में डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल का एक ऐसा पार्ट है
जो कि फंक्शनिंग है, इस पार्ट को बोलेंगे जीन। यानी कि अ एक्टिव सेगमेंट ऑफ अ क्रोमेटिड थ्रेड और क्रोमोसोम थ्रेड, इससे आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से बाकी सेल के फंक्शन डिसाइड होंगे कि वो प्रोटीन उस सेल में क्या काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द थ्रेड। क्रोमेटिड थ्रेड के ये जीन है, जीन ने आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, फंक्शन किया, परफॉर्म किया। ठीक है, दैट इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोसीजर परफॉर्म बाय द सेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस by which a single cell divides and form two cells. It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and form it will exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell. ठीक है, अब इस चीज़ को समझाया गया है कि अब सेल डिवाइड होने की कंडीशन में आती है और सेल डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल डिवीज़न टू टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। नॉर्मल माइटोसिस कंडीशन में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है और मियोसिस कंडीशन में एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है। ये चीज़ आपको समझनी है, पर वो चीज़ें आपके लेसन में आगे आएंगी। अभी ये कहा जा रहा है कि सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगी। दिस इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ द सेल डिवीज़न। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called the nucleoid. बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वहाँ पे जेनेटिक थ्रेड एक सिंपल एरिया के अंदर रहता है, मिडिल एरिया में रहता है, और उस जेनेटिक थ्रेड को वहाँ पे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। उस जेनेटिक थ्रेड एरिया को न्यूक्लियोइड बोलेंगे। Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are prokaryotic. Primitive. Primary karyotes, it means nucleus. Karyon शब्द का मीनिंग न्यूक्लियस है। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, जहाँ जिस सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस का जो थ्रेड है एज अ न्यूक्लियोइड एक एरिया में फिक्स है, द सेल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर यूकैरियोटिक। यू मीन्स एडवांस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। The cell which have nuclear membrane are called eukaryotic cell, a advanced, proper, mature cell. Prokaryotic cell also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells. Many of the functions of such organelle are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastid as in eukaryotic cell. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicle but not with the plastid as in eukaryotic cell. यहाँ ये बताया गया है कि अगर एक बैक्टीरिया है जो क्लोरोफिल बनाता है, एक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है,
क्लोरोफिल बनाता है, उस बैक्टीरिया की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो क्लोरोफिल आपको मिलेंगे। उस बैक्टीरिया के ही साइटोप्लाज्म में वो क्लोरोफिल आपको मिलेंगे। ठीक है, देयर इज नो प्लास्टिड इन दैट बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं है। वो बैक्टीरिया ही एक सिंगल प्लास्टिड की जैसे बिहेव करेगा और उसी में आपको क्लोरोफिल के पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि वो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में अलग से प्लास्टिड के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जहाँ प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल बनेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझना।